शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ आज हम मैप में देखेंगे सतलुज रिवर के बारे में जानकारी। सतलुज रिवर सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। सतलुज नदी आप देख रहे हैं, सतलुज मानसरोवर झील के निकट से निकली राक्षस ताल नामक जगह से। तो राक्षस ताल नामक जगह से ये निकल करके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए ये चले जाती है पाकिस्तान में। ब्यास रिवर इसकी आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर सतलुज नदी आगे जाकर के पाकिस्तान में पंचनद एक जगह है, इसका निर्माण करती है और चिनाब रिवर के साथ में मिल जाती है। फिर आगे जाकर के ये जो चिनाब रिवर है वो सिंधु नदी के साथ में मिलती है। तो सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदियों में से प्रमुख एक मानी जाती है। सतलुज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो पंजाब के क्षेत्र में बह रही हैं। इसके अलावा यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। चीन, पाकिस्तान और भारत को यदि हम मिला दें तो टोटल इसकी लेंथ हो जाती 1500 किलोमीटर। सतलुज रिवर एक सीमा पार नदी है और ये 12 मासी रिवर के रूप में भी बहती है, क्योंकि इसका पानी आपको 12 महीने देखने को मिलेगा। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में ये नदी बहती है। इसके सोर्स के बारे में हम देख लिए। राक्षस ताल नामक जो जगह है, राक्षस ताल झील है, उसके पश्चिम में इसकी लोकेशन है। सतलुज नदी आमतौर पर पश्चिम की तरफ में बहती है। इसकी डायरेक्शन कैसी है? पूरब से पश्चिम की ओर। ये नदी हिमालय से गुजरते हुए पंजाब में एंटर करती है। तो 2 स्टेट को कवर कर रही है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और फिर चले जाती है पाकिस्तान में। सतलुज नदी पंजाब के फिरोजपुर में ब्यास नदी के साथ मिलने के लिए दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। कौन सी जगह पर ब्यास और सतलुज मिलती हैं? फिरोजपुर है। फिर अपने प्रवाह को ये कंटिन्यू रखते हुए कसूर जिले से लगभग 15 किलोमीटर पूरब की दिशा में सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में एंटर करने से पहले क्या पड़ेगा? कसूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सतलुज नदी विंध्य पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ में, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के साउथ में, पाकिस्तान में मध्य सुलेमान पर्वत श्रृंखला के पूर्व में इसकी लोकेशन है। तो जो विंध्य पर्वत श्रृंखला इसके नॉर्थ में और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के साउथ में, और यदि हम पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है उसके पूरब में इसकी लोकेशन है। बहुत सारी यहाँ पर बिजली से बनाने वाली परियोजनाएं चलती हैं सतलुज नदी पर, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध है, करछम वांगटू है और नाथपा झकरी बांध। इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियों के नाम भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। स्पीति, बापसा, सोंड और नोगली खड्ड है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ब्यास तो है ही जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसकी। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की पहली खबर हमारी आई है G20 की बैठक से संबंधित। 2023 की समिट की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की जा रही है। इंडिया की तरफ से बहुत सारे देशों को इनवाइट किया गया है, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई एज ए गेस्ट कंट्रीज। तो जब इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है तो इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील ये मिलकर के ट्रोइका का निर्माण कर रहे हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन ट्रोइका would consist of 3 developing countries and emerging economies, providing them a greater voice। यहाँ पर देखिए ट्रॉय का जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है टॉप ग्रुपिंग विद इन द G20। G20 के भीतर में भी कुछ टॉप समूह का निर्माण हो रहा है। इसमें शामिल हो जाते हैं करेंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज, उसको हम ट्रॉइका बोलते हैं। इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, करेंट में कौन है, पिछली कौन था और आने वाला कौन रहेगा, इसको मिला करके ट्रॉइका का निर्माण किया जाता है। एज ए ट्रॉइका मेंबर इंडिया विल वर्क क्लोजली विद इंडोनेशिया एंड इटली टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ G20's एजेंडा। तो इस प्रकार से ये ट्रॉइका के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल किया था।
अब हम थोड़ी सी जानकारी देखने वाले हैं ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 इसका जो फॉर्मेशन है वो किया गया था 1999 में इन द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s। 1990 के दशक में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं गिरी थी, उसमें उभार लाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए G20 का निर्माण किया गया था। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते चलते ईस्ट एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है पार्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। G20 का उद्देश्य है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। इसके साथ साथ में जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको कैसे करके हमें शामिल करना है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है सभी देशों की बनी रहे। G20 की यदि हम बात कर लें तो G20 में जितने भी देश शामिल हैं इनकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना 60% है, ग्लोबल जीडीपी का 80% हिस्सा है और ग्लोबल ट्रेड का 75% ट्रेड इन्हीं ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज से होता है। इस प्रकार से आप देखोगे ना तो ज़्यादातर हमारा जो पूरा पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी को कवर करने वाली कंट्रीज इसमें शामिल हो गई हैं। मेंबर की यदि हम बात कर लें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। 19 कंट्री है और एक इसमें संगठन शामिल है। वहीं अध्यक्षता की यदि हम बात करें तो देखिए इसका कोई मेन हेडक्वार्टर अभी तक बनाया नहीं गया। जब इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है तो इसकी जो बैठक है रोटेशन के बेस पर होती, जैसे आज इंडिया में हो गई है, अगली अध्यक्षता अगले साल की अध्यक्षता कोई और कर लेगा। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है रोटेट होती है एवरी ईयर एमंग द मेंबर्स एंड द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी टुगेदर विद द प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर फॉर्म्स द ट्रोइका टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द G20 एजेंडा। तो यहाँ पर फिर से ट्रोइका के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पहले भी हमने ट्रोइका के बारे में बताया था आपको। जैसे आप बीच में खड़े, आपसे पहले कौन और आपके बाद किसका नंबर रहेगा अध्यक्षता के लिए, तो ये ट्रोइका का निर्माण करते हैं। G20 का परमानेंट सचिवालय नहीं है। यदि इसके एजेंडा और काम की हम बात करें, इसको कोऑर्डिनेशन किया जाता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज आती हैं G20 की उनके द्वारा, इनको शेरपा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी शेरपा का उल्लेख देखिए, पहली शेरपा बैठक का तीसरा दिन भारत की G20 प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा संपन्न हुई। तो G20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया है राजस्थान में। भारत की तरफ से शेरपा लीडर कौन थे? भारत की तरफ से अमिताभ कांत ने शेरपा का पद धारण किया था। तो यहाँ पर शेरपा जो है इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे देश की तरफ से शेरपा कौन बना था। इसके साथ साथ में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक भी इसमें बैठा करते हैं। यदि हम इसके प्राइमरी मैंडेट की हम बात करें, प्राथमिक उद्देश्य की बात करें, तो इस ग्रुपिंग का जो उद्देश्य है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाना है विथ पार्टिकुलरली एम्फेसिस टू प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड। आने वाले टाइम में फिर किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट नहीं आना चाहिए, इसके लिए कोऑपरेशन बना करके रखना है इस ग्रुप का मेन उद्देश्य। इसके साथ साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा को शेप करने के लिए, ठीक है, आकार देने के लिए। 1999 से लेकर के 2008 द फोरम exalted from a grouping of central bank governor and financial minister to heads of state। तो 1999 से 2008 के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनको ज़्यादा तवज्जो देना चालू कर दिया गया था। अब हम पहली खबर देख लेते हैं द हिंदू से। द हिंदू की फर्स्ट खबर हमारी आई है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन से रिलेटेड।
विश्व बैंक की तरफ से ये कहा गया है इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्शन हो गया है अब 6.9%। इंडिया की ग्रोथ का प्रोजेक्शन रेट रखा गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से 6.9%। पहले जितना बताया गया है उससे थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक ने ज़्यादा बताया है। आफ्टर 3 डाउनग्रेड इन इट्स 2022-23 जीडीपी ग्रोथ estimates, bank reserve cars sitting strong quarter 2 growth and strong demand at start quarter 3 report loud strong macroeconomic fundamental। क्वार्टर वाइज 3 महीने के हिसाब से यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बांट दें, हमारी जीडीपी को बांट दें, तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो डिमांड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और जब डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं। इसका मतलब ये है हमारी जीडीपी में क्या है, बढ़ोतरी होने वाली है, जीडीपी की ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब 1 दिसंबर 1945 में दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली रूप से स्थापित किया गया। तो जो विश्व बैंक है इसके साथ साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनको जाना जाता है एज द ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड के जुड़वा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ब्रेटन वुड से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो केवल और केवल रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी देश के लिए ज्वाइन करना है यदि वर्ल्ड बैंक को, इज दैट इट मस्ट बी एन आईएमएफ मेंबर। आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तब जाके आप वर्ल्ड बैंक के सदस्य बन सकते हैं, यही इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, इसमें आज के टाइम में आप देखोगे तो 189 मेंबर कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बैंक जिसको हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के 2 इंस्टीट्यूशन जिसमें शामिल है आईबीआरडी और आईडीए। तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत भी आईबीआरडी और आईडीए शामिल है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक में 2 चीज़ आ जाती हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप की यदि हम बात करें तो इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं इन टोटल, ऑल ऑफ विच शेयर ए कमिटमेंट टू इराडिक्टिंग पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 संगठन बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य है पॉवर्टी को इराडिक्ट करना। इराडिक्ट करने का क्या मतलब होता है, उन्मूलन करना, ख़त्म करना। इसके साथ साथ में शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना, प्रगति को बढ़ावा देना, एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। 5 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में शामिल किए गए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वो है आईबीआरडी, फिर है आईडीए, फिर है आईएफसी, फिर है मीगा, फिर है आईसीएसआईडी। आईबीआरडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी क्या होता है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके अलावा मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इसका मतलब होता है। तो वर्ल्ड बैंक यदि हम बोलेंगे तो मात्र 2 आएंगे शुरू के, आईबीआरडी और आईडीए। यदि हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोल देते हैं तो इसमें पांचों के पांचों ग्रुप आ जाते हैं। वहीं यदि हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हीं में से एक था आईबीआरडी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ताकि ऐड किया जा सके पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप। यूरोप के बाद, वर्ल्ड वार के बाद यूरोप को फिर से ऊपर उठना था, इसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। जबकि जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो क्विकली रिकवर हो गई थी एंड गॉट बैक ऑन ट्रैक, और ट्रैक पर भी आ गई। आईबीआरडी चेंज कर दिया इसने अपने फोकस को अदर एरियाज में।
आईबीआरडी आज के टाइम में कंसंट्रेशन करता है ऑन मिडिल इनकम एंड डेवलपिंग नेशन, गरीब और मध्य इनकम वाले देशों के ऊपर आईबीआरडी ने फोकस करना चालू कर दिया है। ये क्या काम करता है, इनकरेज करने का काम करता है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल ग्रोथ को, पावर्टी को रिड्यूस करना, इसके साथ साथ में डील करना विथ रीजनल एंड इंटरनेशनल कंसर्न, रीजनल और इंटरनेशनल के जो मुद्दे रहते हैं उनको निपटाने का काम भी आईबीआरडी के द्वारा किया जाता है। यदि हम बात करें आईबीआरडीए किस प्रकार से मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज को क्या करता है, ऑफर करता है, लोन एंड एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। यदि हम बात कर लें प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग आईबीआरडीए के, तो वो है वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट से पैसा को उठाता है। आईबीआरडीए के पास में क्या है, ट्रिपल ए रेटिंग है। कब से, 1959 से ही है, जिसके चलते चलते ये क्या है, यदि मनी को बोरो करना है तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रेट प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कंगारू कोर्ट से रिलेटेड। पार्टिकुलरली ये इस प्रकार के जो कोर्ट होते हैं ना, गांव के पंचायत में भी पार्टिकुलरली जैसे हमारे समुदाय के जो लीडर हैं, यदि हाँ आप जैसे कि हम मेहरा कम्युनिटी में आते हैं, मेहरा समाज से आते हैं, मेहरा हमारी जाति है, तो हमारी जाति की भी बैठक होती, उसका भी कोई हेड रहता है। शादी ब्याह से संबंधित जो मुद्दे रहते हैं, ये जैसे कि यदि कोई एक कास्ट वाला व्यक्ति दूसरे कास्ट से शादी कर लेता है, तो ये सब जो निपटारा है ये कमिटी के लोग ही करते हैं, लीडर लोग करते हैं। ठीक है, तो हर समाज में ऐसा चलता है, गांव देहात में। तो वही बात यहाँ पर करी जाती है कि दो दलित लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है। प्रदीप है डिप्लोमा होल्डर, इसने मैरिट कर लिया था उसकी गर्लफ्रेंड से, बीएससी बोटानी ग्रेजुएट से। इट वाज ए यूनियन ऑफ लव ड्यूली रजिस्टर्ड। ठीक है, ये क्या था, लव का यूनियन था जो कि शादी के रूप में रजिस्टर्ड हो गया। अब आप देखिए कि उनकी फैमिली ने एक्सेप्टेड कर लिया है इस कपल को। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है सेम दलित कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी विरोध आ रहा है कहाँ से? विरोध आ रहा है उनके समाज से। मान्या करार कम्युनिटी का हेड, जिसका नाम क्या रखा गया है, मान्या करार। दे आर शेड्यूल्ड कास्ट विलेज ऑफ मोर देन 200 हाउस होल्ड। एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा घर हैं। थोरागपल्ली पंचायत की ये बात है। कहाँ पर? माथुर में। held a committee court to judge their case and slapped a fine of 25,000। अब इनकी एक बैठक हुई, बैठक में इस शादी के ऊपर, इनके इस केस के ऊपर सुनवाई हुई, और इस बैठक में उनकी पंचायत ने क्या काम कर दिया, 25,000 रुपये का फाइन ठोक दिया फैमिली के ऊपर। अब मजबूरी में क्या होकर क्या है ना, इनको ये पैसा देना ही पड़ा। यहाँ तक कि एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि मैंने अपने अंकल को कहा जो कि पोस्टेड है माथुर पुलिस स्टेशन में, लेकिन उन्होंने सजेशन दिया था, देखिए आप जो है पैसा दे दीजिए और किसी प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट है उससे बच जाइए। जो कंगारू कोर्ट होती हैं वो रन करती हैं, चलती हैं पैट्रियार्कल डिक्टेट के ऊपर। डिक्टेट मतलब होता है पैट्रियार्कल फरमान के ऊपर। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्लेम करता है टू स्पीक फॉर द कमिटी, कि हम अपनी कमिटी की आवाज़ ऊपर उठा रहे हैं, कमिटी की आवाज़ बनकर उठा रहे हैं। विद द स्टेटेड एम ऑफ एक्सरसाइजिंग सोशल कंट्रोल, इसका मेन ही उद्देश्य ये है हम अपने समाज को कंट्रोल में रखें। इसके लिए क्या है, जो एजेंडा होता है उसको मेन सेट करते हैं। एंड वुमेन आर टिपिकली डिसअलाउड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, इसी को बोलते हैं पैट्रियार्कल, जिसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं, जहाँ पर पुरुष प्रधान रहते हैं, महिलाओं की कोई गिनती नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो कंगारू कोर्ट होते हैं ये पुरुष प्रधान होते हैं और यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी जीरो रहती है, इसलिए इनको पैट्रियार्कल डिक्टेट कहा गया है।
जहाँ पर पुरुष लोग ही एजेंडा को सेट करते हैं और वुमेन को डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो ये जो फाइन था 25,000 का, ये क्या है, फॉर्म ऑफ इन्फोर्सिंग सोशल कंट्रोल है। समाज के ऊपर 25,000 रुपये क्या कर रहा है, सोशल कंट्रोल बना के चल रहा है। एंड पुशेस पीपुल इनटू पेनुरी। पेनुरी का मतलब क्या होता है, दरिद्रता है। तो जरूर ये है कि समाज को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन समाज को इसने गरीबी में भी डाल दिया है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। पहला जो एडिटोरियल आया है वो जर्मनी और इंडिया के रिलेशन को बताता है। हाल ही में हम देखे हैं कि जर्मनी की तरफ से एक प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर आए हैं, उनके साथ में बातचीत किया है हमारे देश के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर एनालीना बेयरबॉक ने विजिट किया था इंडिया की। इसके साथ साथ में बातचीत हुई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ में। इस बातचीत ने सेट कर दिया है एक स्टेज को फॉर ए मोर अपडेटेड बायलैटरल रिलेशनशिप, कि आपके बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। दोनों की तरफ से जो है साइन किया गया था एक एग्रीमेंट, मोबिलिटी को, आवाजाही को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट हैं उनकी ट्रैवल को बूस्ट किया जाएगा। रिसर्चर के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है एंड बिजनेसेस के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ में जो मीटिंग थी वो प्रिसीडेड हुई थी किसके द्वारा, जर्मनी के एग्रीमेंट के द्वारा। प्रिसीडेड मतलब होता है ख़त्म होना। टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट वर्थ €1 बिलियन, कम से भी कम €1 बिलियन का फंड प्रोवाइड करेगा जर्मनी किसको, इंडिया को। यदि हम बात कर लें 2022 के साल की, ये माना जाता है इंटेंस हाई लेवल इंगेजमेंट का साल। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 विजिट किया था जर्मनी की फॉर द इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। किसके साथ में, चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ में बर्लिन में। इसके साथ साथ में G7 आउटरीच समिट बावरिया में आयोजित की गई थी। तो ये 2 बार की समझ लो मीटिंग हो गई है। वहीं यदि हम बात करें, ये जो दोनों देशों के लीडर थे वो मिले थे कहाँ पर, G20 की समिट बाली में। वहीं यदि 2023 में हम बात कर लें तो MR जो स्कॉल्स है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इन दिल्ली, वो दिल्ली में हो सकते हैं इन स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब बसंत के मौसम में, एंड अगेन इन सितंबर फॉर G20 समिट इन इंडिया। G20 समिट की जो समिट है इंडिया में सितंबर में होगा, वहाँ पर फिर से इनकी मुलाकात हो सकती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मल्टीलेटरल स्टेज की यदि हम बात करें, मिस बेयरबॉक ए लीडर ऑफ जर्मन अलायंस 19 मतलब ग्रीन पार्टी मेड काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज एन इम्पोर्टेंट इशू वेयर न्यू दिल्ली एंड बर्लिन कैन कोऑपरेट। इन्होंने अपने देश में क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। अब जब वहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो इंडिया भी इस बात पर फोकस करता है कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ते रहें। तो दोनों मिलकर के क्लाइमेट चेंज से बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा था, हमें क्या ज़रूरत है, हम किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहां पर इंडिया एंड जर्मनी हैव बीन पार्ट ऑफ द G4 ग्रुपिंग सिंस 2004। 2004 से ही इंडिया और जर्मनी G4 ग्रुप का हिस्सा हुआ करते हैं। फिर इसमें मेन बात करी जाती है रसिया को लेकर के कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने रसिया के तेल की खरीदी पर कैप लगा दिया है। कैप ऐसी लगाई गई है कि रसिया पार्टिकुलरली 70 रुपया पर बैरल के हिसाब से ही, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि एक बैरल की कीमत हमने निर्धारित किए हैं कि 70 रुपये में हम खरीदेंगे, इससे ज़्यादा में बेचोगे तो हम खरीदने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से उसने कैप लगा दिया है। एक तो यूरोपियन यूनियन ने, यूरोप ने रसिया से माल खरीदना बंद कर ही दिया है ताकि उस
वो उसके पास क्या है, तेल से जो कमाई होती है, गैस से जो कमाई होती है, उसका यूज़ वो युद्ध में ना कर सके। ऐसा कदम उन्होंने इसलिए उठाया। अब लेकिन रसिया कह रहा है कि देखिए, हमें जो रेट में बेचना है मैं उसी रेट में बेचूंगा, मैं बाकी लोगों को सस्ते में दे दूंगा लेकिन आप लोगों को कम में नहीं दूंगा, रसिया का ऐसा कहना। तो एक तरफ से तो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कंट्री कह रही हैं कि नहीं, रसिया से जो आप जो है माल खरीदना बंद कर दो, ये पेट्रोल डीजल और गैस वगैरह। लेकिन वहीं इसी टाइम में इंडिया को रसिया ऑफर देता है कि हम आपको जो है सही दाम लगा करके पेट्रोल डीजल गैस प्रोवाइड करेंगे। इसी के चलते चलते हमारे देश का जो इम्पोर्ट है तेल और गैस का रसिया के साथ में, वो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ा है। 5 दिसंबर को ऑयल प्राइस कैप लॉन्च किया गया था यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि मॉस्को को कुछ सबक सिखाया जा सके।